चलिए भाइयों, बिना किसी और देरी के बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त चैप्टर। पिछली बार हमने देखा था कि वैंग ज़ीचियांग प्रेसिडेंट ये की कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अचानक वहां यूएन आ जाती है और उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। ये देखकर ज़ीचियांग थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है, तुम भी वहां जा रही हो? इस पर यूएन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मैंने सुना है कि वो हैंडसम और जवान है, बाकी सीईओज़ की तरह नहीं। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़ी जियाकी से रहा नहीं जाता और वो तुरंत टोकते हुए कहती है, यूएन प्रेसिडेंट ये कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, वो पहले ही किसी और के हो चुके हैं। क्या तुम भूल गई कि प्रेसिडेंट केन और प्रेसिडेंट ये लवर्स हैं? जियाकी की इस बात पर यूएन के चेहरे पर घमंड आ जाता है और वो अकड़ते हुए कहती है, इस सबसे तुम्हारा क्या लेना देना? वो दोनों सिर्फ लवर्स हैं, उनकी शादी थोड़ी हुई है। और वैसे भी मैं केन होंगयान से छोटी हूँ और मेरा फिगर भी उससे ज्यादा अच्छा है, तो मैं प्रेसिडेंट ये को उससे छीन क्यों नहीं सकती? और यूएन के इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर वहां खड़ा उसका भाई शाओ जिए तुरंत आगे आता है और अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए कहता है, बिल्कुल सही, मैं अपनी बहन को सपोर्ट करता हूं। उनकी इस बहस के बीच ओल्ड मैडम वैंग भी यूएन की सोच को बिल्कुल सही ठहराती हैं और कहती हैं, यूएन की सोच बिल्कुल सही है। इस दुनिया में काबिल लोग बहुत कम मिलते हैं, अगर तुम उन्हें पाना चाहती हो तो तुम्हें उनके लिए लड़ना ही पड़ेगा। यूएन इस बार तुम अपने पापा के साथ वाशिंग ग्रुप जाओगी प्रेसिडेंट ये से मिलने। और अपनी दादी के मुंह से ऐसी परमिशन सुनते ही यूएन खुशी से उछल पड़ती है और झट से उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आह सच में, थैंक यू दादी, दादी की उम्र लंबी हो। ये सब देखकर दूसरी तरफ खड़ी जियाकी अपने मन ही मन सोचती है, फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले मैंने ही दिया था, लेकिन दादी ने अंकल की फैमिली को इसका इंचार्ज बना दिया। इस नाइंसाफी पर जियाकी से रहा नहीं जाता और वो तुरंत बोल पड़ती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। और ये सुनते ही यूआन एकदम से जियाकी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सिस्टर जियाकी, तुम तो पहले से एक डिवोर्स्ड वुमन हो, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट ये अपनी दूसरी शादी करने वाली औरत को देखेंगे भी? इस चुपती हुई बात के बीच दादी भी यूआन का ही साथ देती हैं और जियाकी को देखते हुए कहती हैं, यूआन बिल्कुल ठीक कह रही है, भले ही तुम ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मैंने प्रेसिडेंट ये और यूआन की जोड़ी बनाने का फैसला कर लिया है। जियाकी, तुम्हें इस फैंग चाओ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। इस पूरे सपोर्ट से यूआन और भी फूली नहीं समाती और दादी के कंधे दबाते हुए उन्हें विश्वास दिलाती है, आप चिंता मत करो दादी, मैं पक्का प्रेसिडेंट ये का दिल जीत लूंगी। इन सभी बातों से जियाकी को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और सोचती है, हर बार यही होता है, दादी हमेशा भेदभाव करती हैं। और इसके ठीक 1 घंटे बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहां हम वाशिंग ग्रुप की बिल्डिंग देखते हैं। वहां पर सेक्रेटरी रोंग प्रेसिडेंट ये के ऑफिस में आकर उन्हें इन्फॉर्म करती है, प्रेसिडेंट ये, वांग ज़ीचियांग और उनकी बेटी एक साथ आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट ये बिना कोई खास रिएक्शन दिए कहते हैं, उन्हें रिसेप्शन रूम में वेट करने दो। रोंग तुरंत हामी भरती है, यस सर। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ये पीछे से आदेश देते हुए कहते हैं, ओ वैसे सुनो, उन्हें चाय मत देना। और इस आदेश के बाद सीन सीधा रिसेप्शन रूम में शिफ्ट होता है। वहां यूआन और उसका बाप ज़ीचियांग दोनों अकेले बैठे होते हैं। यूआन ने एक बेहद टाइट और हाई स्लिट वाली ब्लू किपाउ ड्रेस पहनी होती है, जिसमें वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही होती है। वो अपने पापा से पूछती है, डैड आपने मुझे ये किपाउ क्यों पहनाई? पैर पर इस बड़े स्लिट को छोड़कर बाकी हर जगह से ये इतनी टाइट है। और अपनी बेटी की इस बात पर ज़ीचियांग उसको समझाते हुए कहता है, तुम नहीं समझती, अगर तुम पहली ही मुलाकात में बहुत खुले कपड़े पहनोगी तो प्रेसिडेंट ये तुम्हें सस्ती निगाह से देखेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम कोई ऐसी वैसी औरत हो जिसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं। तुम्हारा टारगेट ये फैमिली में शादी करना है, प्रेसिडेंट ये की लवर या रखेलवन्ना नहीं। तुम्हें खुद को क्लासी दिखाना होगा, तभी प्रेसिडेंट ये तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। और अपने पापा की इस लंबी चाल को समझते ही यूआन के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, थैंक यू डैड, मैं पक्का प्रेसिडेंट ये को किन होंगयान के हाथों से छीन लूंगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ीचियांग लालची एक्सप्रेशन के साथ मन ही मन सोचने लगता है, अगर यूआन ने प्रेसिडेंट ये का दिल जीत लिया तो वांग फैमिली के हेड की पोजीशन मेरी होगी। और इनके इन्हीं सपनों के बीच करीब 10 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, लेकिन अभी तक उनको किसी ने पानी तक नहीं पूछा था। यूआन चिड़चिड़ाते हुए कहती है, इन्होंने अभी तक 1 कप चाय क्यों नहीं दी? क्या हुआ, शेंग ग्रुप की मेहमान नवाजी इतनी खराब है? इसी गुस्से में वो आगे बढ़कर सेक्रेटरी रोंग को आवाज लगाती है और कहती है, सेक्रेटरी जो, हमारे लिए 2 कप चाय लाओ, मुझे ब्लैक टी चाहिए। इस पर रोंग बड़ी शांति से जवाब देती है, ओके प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। और देखते ही देखते ऐसे ही 10 मिनट और गुजर जाते हैं। एक लंबा इंतजार करने के बाद यूआन का गुस्सा आसमान छू लेता है और वो जोर से चिल्लाती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस सेक्रेटरी जो ने अभी तक चाय नहीं दी। उसकी इस आवाज और हरकत को देखकर ज़ीचियांग तुरंत उसे शांत कराते हुए समझाता है, एक बार तुम प्रेसिडेंट की बीवी बन जाओ, फिर उसे सीधा नौकरी से निकाल देना। अभी गुस्सा मत करो, प्रेसिडेंट ये किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। अपने पापा की इस बात को सुनकर यूआन का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो तुरंत अपने कपड़े ठीक करके किसी महारानी की तरह सीधी, शांत और एलिगेंट पोस्चर बनाकर बैठ जाती है। लेकिन उनका ये इंतजार वहीं खत्म नहीं होता, पूरा आधा घंटा और बीत जाता है। यूआन का पूरा जिस्म अब जवाब दे चुका था। वो उस टाइट ड्रेस में थक कर सोफा पर बिखर सी जाती है और हाँफते हुए अपने पापा से कहती है, डैड अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक सुशील और रिफाइंड लड़की की तरह बैठे रहना सच में बहुत थका देने वाला काम है। आखिर प्रेसिडेंट ये अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? और यूआन की ये हालत देखकर और इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद अब ज़ीचियांग का चेहरा भी टेंशन से भर चुका था और वो कहता है, ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट ये हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, उन्होंने हमें पूरे 1 घंटे तक वेट करवाया है। और उसकी ये बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से उनके रिसेप्शन रूम का दरवाजा खट से खुलता है और दरवाजा खुलते ही सामने से येचन आता है। और येचन को वहां ऐसे अचानक देखकर ज़ीचियांग और यूआन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों शांति से अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं।
ये चंद सबसे पहले उस सोफा पर आड़ी तिरछी लेटी हुई युआन युआन को घूरता है। उसके इस कैजुअल पोस्चर को देखकर ये चंद एक टॉन्ट मारते हुए कहता है, सिस्टर युआन युआन, मुझे पता है कि तुम अपने घर पर बहुत आराम से और कैजुअल रहती हो, लेकिन क्या बाहर आकर भी तुम ऐसी ही कैजुअल हरकतें करती हो? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया कि दूसरों के सामने ऐसे बैठना बदतमीजी होती है? और तभी ये चंद की नजर उसकी टाइट किपाव ड्रेस पर पड़ती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, किपाव पहनी है? इन 3 सालों में मैंने तुम्हें पहली बार किपाव पहने देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर सच में एक जैंगनान औरत वाली नजाकत और थोड़ी बहुत एलिगेंस बची होगी। ये चंद की अचानक एंट्री और ऊपर से उसके कमेंट सुनकर युआन युआन झट से सीधी होती है और कहती है, ये चंद, मैंने ये किपाव तुम्हारे लिए नहीं पहनी है, इसलिए अपने दिमाग में मेरे बारे में कोई गलतफहमी पालना बंद करो। तुम तो वांग जियाओ जैसी औरत के लायक भी नहीं थे, तो भला मेरे लायक कैसे हो सकते हो? और युआन युआन की इस बात पर ये चंद भी कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस कहना चाहता था। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही ज़ीचियांग कहता है, ये चंद, तुम सिर्फ एक मामूली बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ये कहा है। और इन दोनों बाप बेटी की ये सभी बात सुन के ये चंद मनी मने गहरी सांस लेता है और सोचता है, ये दोनों अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ही हुआशेंग ग्रुप का असली मैनेजर हूँ। इसलिए वो बात को सीधे मुद्दे पर लाते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ फर्स्ट क्लास फेमस रेजिडेंस वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हो ना? तो ठीक है, मुझे बताओ क्या बात करनी है। लेकिन ये चंद की ये बात सुनते ही ज़ीचियांग भड़क जाता है और वो कहता है, तुम बस एक घटिया बॉडीगार्ड हो, एक बेकार इंसान जिसे सिर्फ लड़ना झगड़ना आता है। क्या तुम इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ भी समझते हो? क्या तुम्हें बिजनेस का बी भी पता है? इस लगातार इंसल्ट पर अब ये चंद का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो थोड़े गुस्से में घूरते हुए कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं यहां से। और इतना कहकर ये चंद जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी अचानक पीछे से युआन युआन दौड़कर आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो थोड़ी हड़बड़ी में कहती है, 1 मिनट रुको ये चंद, अभी मत जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी चीज पूछनी है। और उसके बाद वो पूछती है, पिछले 2 दिनों से तुम किन होंग्यांग के बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें जरूर किन होंग्यान और प्रेसिडेंट ये के बीच चल रहे उस रोमांस और अफेयर्स के बारे में अच्छे से पता होगा ना? क्या सच में? ये चंद को समझ नहीं आता कि ये लड़की अचानक से गॉसिप आंटी क्यों बन गई है। वो कैजुअली जवाब देता है, हाँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। ये सुनते ही युआन युआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो आगे पूछने लगती है, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किन होंग्यांग और प्रेसिडेंट ये का रिश्ता आखिर कितना इंटीमेट और क्लोज है? क्या वो दोनों रात में एक साथ रहते हैं? क्या वो प्रेसिडेंट ये के घर सोते हैं या फिर किन होंग्यांग के घर? युआन युआन के इन बेहुदा सवालों की लड़ी सुनकर ये चंद मन ही मन थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, इस वांग युआन युआन का मुंह बहुत बड़ा है। ये बिना सोचे समझे किसी भी बात को आग की तरह फैला सकती है। क्यों ना इसके इस बड़े मुंह का इस्तेमाल किया जाए और मेरे और किन होंग्यांग के बीच फैली इन अफवाहों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। कुछ सेकंड सोचने के बाद ये चंद एकदम स्ट्रेट फेस बनाता है और झूठ बोलते हुए कहता है, उन दोनों का कब का ब्रेकअप हो गया है? ब्रेकअप? ये लफ्ज सुनते ही युआन युआन और ज़ीचियांग दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल उनका ये शौक एक जश्न में बदल जाता है। ज़ीचियांग जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, ब्रेकअप हो गया? भगवान सच में मेरी मदद कर रहा है, ऊपर वाला हमारी वांग फैमिली पर मेहरबान है। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। वहीं दूसरी तरफ युआन युआन भी फूली नहीं समाती और खुशी से नाचती हुई कहती है, ब्रेकअप? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन दोनों बाप बेटी को इस तरह पागलों की तरह खुश होते देख ये चंद उन्हें अजीब नजरों से देखता है और पूछता है, तुम दोनों उनके ब्रेकअप की खबर सुनकर इतने खुश क्यों हो रहे हो? आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? इस बार युआन युआन किसी महारानी की तरह वापस सोफा पर आकर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो ये चंद से कहती है ये चंद, ओ नहीं, लिटिल ये, नहीं, ये भी ठीक नहीं लगेगा क्योंकि प्रेसिडेंट ये का सरनेम भी तो ये ही है, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी लिटिल चैन। और इस अचानक बदलते बर्ताव पर ये चैन का दिमाग चकरा जाता है और वो मन में सवाल करता है, तुमने इतनी सी देर में 3 बार मेरा नाम और टाइटल बदल दिया, आखिर तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है? और उसके बाद ज़ीचियांग कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में किसी सुअर जैसा है। अब तुम हुआशेंग ग्रुप के एक मामूली एम्प्लॉय हो, है ना? तो इसका मतलब तुम्हारे बॉस प्रेसिडेंट ये हुए और तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ये की होने वाली बीवी तुम्हारी एक्स सिस्टर इन लॉ यानी मेरी बेटी वान युआन युआन बनने वाली है। हमारी फैमिली चाहती है कि युआन युआन की शादी के जरिए हुआशेंग ग्रुप के साथ एक पावरफुल अलायंस बनाया जाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुम जैसे छोकरे का भी हमारी फैमिली से दूर का रिश्ता जुड़ जाएगा। इन ख्याली पुलाव वाली बातों को सुनकर ये चंद के माथे पर पसीने की बूंद झलक आती है। वो युआन युआन को भीगते हुए पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ सिस्टर युआन युआन, क्या तुम्हें सच में इतना घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस है कि प्रेसिडेंट ये तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे? और ये सुनते ही युआन युआन भी कहती है, जब तक सामने वाला एक मर्द है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे जलवों और सुंदरता को इग्नोर कर दे। मैंने हमेशा खुद को प्योर रखा है और आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। बस मुझे थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना मैजिक दिखाना होगा और प्रेसिडेंट ये पक्का मेरे दीवाने हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, मुझे तो हमेशा से ये शक था कि दादी की बर्थडे पार्टी में जिसने वो करोड़ों का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ये ही थे। शायद प्रेसिडेंट ये बहुत पहले से ही मेरे सबसे बड़े दीवाने हैं। उसकी इन हवाई बातों को सुनकर अब आगे क्या नया ड्रामेबाजी होगी ये जानना बड़ा मजेदार होने वाला है। और हाँ भाइयों, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और तब तक के लिए बाय बाय।